गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल मैंने आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड की है और आज हम उसका डिस्कशन करते हैं। देख लेना, ध्यान से सुन लो मेरी बात कि इस वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बैक ऑफ द चैप्टर नहीं मिले होंगे, है ना, कि चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, पहले भी मैंने कहा था पढ़ाई 4 पार्ट्स में करो। पहले सुनो वीडियो ध्यान से, फिर खुद पढ़ाई पढ़ो एक बार चैप्टर, उसके बाद फिर लिखो काम अपना ठीक से, उसके बाद उसे याद करो। सो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग, ये 4 पार्ट्स में अगर आप चैप्टर कंप्लीट करोगे तो यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन योर माइंड। जब आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो तो 8th क्लास तक का सारा जो भी ज्ञान है, सारी नॉलेज है, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको पता है, बहुत बड़े एग्ज़ाम्स निकालने के लिए या IIT में जाने के लिए या इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए ये नहीं होता है कि जब आप कोचिंग्स पे जाओगे 10th क्लास में तभी आप पढ़ना शुरू करोगे। नहीं, अगर आपने तब से पढ़ाई करना शुरू की तो कभी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। ठीक है, पीछे की कोई रैंक वैंक आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाए, वही बहुत है। लेकिन अगर आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास का सारा मटेरियल क्लियर करते चलोगे सभी सब्जेक्ट का, तो वो कोई बर्डन भी नहीं रखता है और वो ही सही तरीका होता है अगर आप सच में कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में। तो ये ध्यान रखो कि मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। एग्ज़ाम के बाद कोई भी पेरेंट्स और कोई भी स्टूडेंट्स मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने सब कुछ पढ़ाया है तो आपके बच्चे को सब कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, अगर वो सिर्फ PDF कंप्लीट कर रहा है या सिर्फ सोच रहा है कि पीछे के क्वेश्चन आंसर लिख कर लर्न करके मैं मार्क्स ले आऊँगा, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल इन माई सब्जेक्ट। दूसरी बात, 8th क्लास हो सकता है बोर्ड हो, अभी तक तो होता ही है, तो उसमें भी ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ पीछे के क्वेश्चन पूछ के आप रट के चले जाओ और पास हो जाओ। तो टेक केयर ऑफ़ योर स्टडीज़। ठीक है, ये वर्कशीट देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि सारे क्वेश्चन जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या जो PDFs में होते हैं उसमें से नहीं है, चैप्टर के बीच बीच में से भी हैं। डू यू नो में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स लिखी होती हैं उसमें से भी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना होगा। तो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। और जिन बच्चों ने इसे कंप्लीट किया होगा, मैं कहती हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन होंगे, मेरे ख्याल से 15 में से अब आपने अगर 13 भी कर लिए होंगे तो दैट यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन बच्चों से नहीं बना है ना, तो वो बी सीरियस एंड टेक केयर ऑफ स्टडी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 लेयर्स ऑफ सॉइल आर। वेरी सिंपल, ये तो सबको पता होगा। टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड रॉक एंड अनवेदर्ड रॉक। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा, तो इसमें मैं लिख देती हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो भी कर लो। टॉप सॉइल, सब सॉइल, weathered rock and unweathered rock. These are the 4 layers of the soil. Second, डैश इज लूज पोरस कोर सैंडी सॉइल। दिस इज डेजर्ट। डेजर्ट में जो सॉइल पाई जाती है वो इस टाइप की होती है, कोर्स होती है, मतलब उसमें बहुत बड़े बड़े दाने होते हैं, बहुत पैक नहीं होती है, कॉम्पैक्ट नहीं होती है, बजरी जैसी या रेत जैसी। आपने रेत देखी, नॉट बजरी, रेत देखी है आपने, है ना, ऐसे हाथ में लो तो फिसल जाती है, पकड़ में नहीं आती, चिपकती नहीं है हाथ में, तो कोर्स होती है, सैंडी होती है। ठीक है, Dash is a process by which rocks are broken down at earth surface. All of you know very well that it is weathering. वेदरिंग वो प्रोसेस कहलाता है जिससे कि रॉक्स जो होती हैं वो छोटे छोटे पीसेस में कटती रहती हैं, टूटती रहती हैं और पानी हवा के साथ यहाँ वहाँ बह जाती हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हेन द ट्रीज शेड देयर लीव्स, फॉरेस्ट कैन बी क्लासीफाइड। जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियाँ कब कब गिराते हैं, उनमें से कब पत्तियाँ गिरती हैं, इस बेसिस पे हमने 2 तरीके के फॉरेस्ट पढ़े थे, एंड दे वर एवरग्रीन एंड डेसिडस। सो एवरग्रीन एंड डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक। फिफ्थ, Fifth is the species of animals which are at risk of getting extinct are known as। ऐसी स्पीशीज़ एनिमल्स की जो कि बहुत खतरे में हैं और जो बिल्कुल लुप्त होने वाली हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, उनको हम क्या कहते थे? एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ENDANGEREG।
एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक। 6, आयरन कंटेनिंग मेटेलिक मिनरल्स आर कॉल्ड। हमने पढ़े थे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो तरीके के मिनरल्स। मेटेलिक में फिर हमने पढ़ा था दो तरीके के से फेरस और नॉन फेरस। जिसमें आयरन होता है वो फेरस मिनरल्स कहलाते थे और जो आयरन नहीं होता है उनको नॉन फेरस कहलाते थे। तो दिस इज FERROUS फेरस मिनरल्स। गेटिंग। 7th इज सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर डैश इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये मैंने आपको ओरली बताया था कि ओर्स जो होती हैं, ओर्स क्या होती हैं और उनसे अलग हटाना अपने प्योर मेटल को। अब जैसे मान लीजिए गोल्ड है जो अर्थ सरफेस में पाया जाएगा, अर्थ के अंदर पाया जाएगा, कोई भी मिनरल चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, आयरन हो, पेट्रोलियम हो, कुछ भी हो, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उन सारी इम्प्योरिटीज़ को हटाकर हमें प्योर चीज़ निकालनी है, अपनी डिज़ायर्ड चीज़ निकालनी है, तो उसको हम एक्सट्रैक्शन कहते थे उस प्रोसेस को। तो वो इम्प्योरिटीज़ एक्चुअली कैसी क्या होती हैं? वो इम्प्योरिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, डस्ट हो सकती है, कोई दूसरा मिनरल हो सकता है। तो जो इतना इम्प्योर फॉर्म में जब कोई मिनरल होता है तो हम उससे क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। ठीक है। और इन इम्प्योरिटीज़ को हटा के हमें अपनी प्योर मिनरल मिलता है। द इम्प्योर मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन द अर्थ इज या फिर हम कह सकते हैं कि द मिनरल्स विथ इम्प्योरिटीज़ दैट इज फॉर्म द ओर्स ऑफ दैट मिनरल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होती थी उसे हम क्या कहते थे? थर्मल एनर्जी। ठीक है, बहुत बार नाम सुना होगा आपने द थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी का मतलब है कि वो एनर्जी जो हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं। गेटिंग। 9th वन इज पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। ये तो मेरे ख्याल से बच्चों को पता ही होगा कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम और पेट्रोल में भी डिफरेंस होता है, ये अच्छे से मालूम है ना। पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, उसमें से हमें पेट्रोल मिलता है और पेट्रोलियम में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अपनी नेचुरल गैस मिलती है, वैसलीन होती है, पेट्रोल होता है। तो पेट्रोलियम और पेट्रोल सेम नहीं है। पेट्रोल इज़ वन पार्ट ऑफ द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल, कोल इज एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल्स। और पेट्रोलियम में से हम पेट्रोल निकालते हैं। पेट्रोल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ पेट्रोलियम। गेटिंग। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, दीज आर नॉट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दीज आर नॉन कन्वेंशनल। और इनको हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। 11th, द टर्म सेक्युलर वॉज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल। जब हमारे प्रीएम्बल में स्टार्टिंग में सेक्युलरिज्म की बात नहीं कही गई थी, ये तो 1976 में जोड़ा गया था ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये 42nd अमेंडमेंट था। ठीक है, तो ये आपको पता तो होना चाहिए, पढ़ाया तो है मैंने। द डी फैक्टो लीडर ऑफ द नेशन। डी फैक्टो लीडर क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल लीडर। वैसे तो प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है नेशन का, लेकिन असल पावर किसके हाथों में होती है? डी फैक्टो लीडर कौन होता है? एक्चुअल लीडर कौन होता है? दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, PM। पूरा लिखोगे प्राइम मिनिस्टर, PM तो मैं सिर्फ लिख रही हूँ। ठीक है। अपर हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। जो काउंसिल ऑफ स्टेट जो होती है उसको वो कौन सी होती है, या अपर हाउस किसे कहते हैं स्टेट का? तो हमें पता है अच्छे से, दैट इज राज्यसभा। ठीक है, इसे हम राज्यसभा कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट हेल्प्स प्राइम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जिन मिनिस्टर्स की काउंसिल प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर हेल्प करती है उसको काम करने में, गवर्नमेंट चलाने में, उसको हम क्या कहते हैं? उस काउंसिल को क्या कहते हैं? दैट इज कैबिनेट। और इसीलिए जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कहते हैं, और काउंसिल को क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। द प्रपोजल फॉर अ लॉ इज कॉल्ड। जब तक कोई लॉ प्रपोजल रहता है, जब तक उसका प्रपोजल दिया जाता है, तब तक वो क्या कहलाता था? बिल। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है।
जब प्रपोज़ल दिया जाता है उसके ऊपर बहस होती है राज्यसभा में, लोकसभा में जब बहुत बहस होती है, फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, किसी कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं, इतने सारे डिबेट के बाद फिर प्रेसिडेंट पर वो बात पहुंचाई जाती है। प्रेसिडेंट जब एग्री होकर उस पर साइन कर देते हैं वो तब तक बिल होता है, और जब प्रेसिडेंट ने साइन किए और वो जो बिल था जब वो एनेक्ट हो जाता है तो वो एक लॉ बन जाता है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। सो द 15th आंसर इज बिल। गेटिंग? तो ये सारा आप नोट डाउन कर लीजिए। जिन बच्चों ने कर लिया था दैट इज़ वेल एंड गुड, एंड जिन्होंने नहीं कर पाया था उनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो गो थ्रू योर चैप्टर, पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ो, तब जाके आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, नहीं तो गारंटी से मान लो कि मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं। ठीक है? सो दिस वॉज योर फर्स्ट वर्कशीट। मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट अनदर वर्कशीट till evening today only, and we will have the discussion tomorrow. So take care of yourself, keep studying. We will meet tomorrow. Bye bye.